हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं आप सब? तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर विच इज अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी। आपके एग्जाम में बेटा इसकी वेटेज अच्छी खासी है, एक क्वेश्चन आपका इसका आएगा ही। तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा बेटा। मैंने ट्राई किया है, आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं सिखाऊंगी ये वाला चैप्टर। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में कवर अप करवा दूंगी। बस वीडियो में एंड तक बने रहिए बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के और भी चैप्टर्स करवा दिए हैं चैनल पे, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी। तो सबसे पहले तो अमलगमेशन होता क्या है ये समझो। देखो बेटा, अमलगमेशन का मतलब है दो या उससे ज्यादा कंपनी जब कंबाइन हो जाती है। मैम कैसे? देखो जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ कि ए लिमिटेड है, ठीक है, और ये क्या है बेटा, बी लिमिटेड है। ये दोनों क्या कर रही हैं बेटा, ये दोनों बिजनेस कर रही हैं। ये एक पुरानी ओल्ड कंपनीज है, ये लोग बिजनेस कर रही हैं। अब इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि हम अपनी कंपनीज बंद करते हैं। इन दोनों ने नहीं सोचा कि हम कंपनी बंद करते हैं और सी लिमिटेड एक नई कंपनी क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। इन दोनों ने सोचा कि हम अपनी बिजनेस को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये दोनों अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं बेटा, बंद कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, लिक्विडेट कर रहे हैं या फिर वाइंडिंग अप कर रहे हैं। ठीक है, तो जब बिजनेस को बंद करना होता है बेटा तो उसे हम बोलते हैं लिक्विडेट या फिर वाइंडिंग अप। ये दोनों अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं बेटा, किसके लिए, एक नई कंपनी ओपन करने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, अमलगमेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, अमलगमेशन। अब देखो, अब ये जो ए लिमिटेड है ये वाइंड अप हो रही है और ये बी लिमिटेड है ये वाइंड अप हो रही है। तो इनको हम बोलेंगे बेटा ट्रांसफरर कंपनीज। क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, ये भी ट्रांसफरर कंपनी। और जो सी लिमिटेड है बेटा वो क्या हो जाएगी, हमारी ट्रांसफरी कंपनी। क्या हो जाएगी, ट्रांसफरी कंपनी। क्यों बेटा, क्योंकि देखो अगर मैं वैसे आपको बताऊं तो ये दोनों कंपनी क्या हो रही है बेटा, ये दोनों कंपनियां बंद हो जा रही है और ये वाली कंपनी क्या कर ले रही है, इनको परचेज कर ले रही है। तो जो कंपनी बेटा बिजनेस को परचेज करती है वो होती है हमारी ट्रांसफरी कंपनी। और वो बिजनेस बेटा जो बंद होने वाली होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, या जिनका सेल आउट, जो सेल आउट हो जाती है, जो अपना बिजनेस को सेल आउट कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफीरियर कंपनी। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई हुई हो, क्योंकि अब हम आगे इन्हीं टर्म्स का यूज करने वाले हैं। तो वो कंपनी बेटा जो न्यू फॉर्म होती है, जो कंपनी परचेज करती है, वो ट्रांसफीरी कंपनी होती है बेटा। और जो कंपनी सोल्ड आउट हो रही होती है, जो बंद हो रही होती है, जो वाइंड अप होता है जिनका, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफीरियर कंपनी। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। अमलगमेशन अकर व्हेन टू और मोर कंपनीज कंबाइन टू फॉर्म न्यू एंटिटी। ठीक है बेटा, दो या दो से ज्यादा फर्म कंबाइन होती है ताकि न्यू एंटिटी बन सके। और व्हेन वन कंपनी टेक ओवर अनदर, या फिर एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी को क्या कर ले बेटा, टेक ओवर कर ले। जैसे मैं बताती हूँ आपको क्या बोला है। देखो एक तो हमने पढ़ा बेटा कि ए लिमिटेड था, एक कंपनी ए लिमिटेड थी, एक कंपनी बी लिमिटेड थी। ये दोनों कंपनी बंद हो गई और तीसरी कंपनी फॉर्म हो गई सी लिमिटेड। ठीक है, ये एक अमलगमेशन, इसको हम बोलते हैं अमलगमेशन। और एक होता है बेटा एब्जॉर्प्शन, एक होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है बेटा, जैसे मान लो ये है हमारी एच लिमिटेड और ये है हमारी एस लिमिटेड। ठीक है, अब एच लिमिटेड ने क्या किया बेटा, एस लिमिटेड को खरीद लिया। एच लिमिटेड ने क्या किया बेटा, एस लिमिटेड को खरीद लिया। अब क्या हुआ बेटा, ये कोई नई एंटिटी नहीं बनी है, यहाँ पे कोई नई एंटिटी नहीं बनी है। बस एच लिमिटेड ने क्या कर लिया है बेटा, एस लिमिटेड को एक्वायर कर लिया है या फिर टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, क्या कर लिया बेटा, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को एक्वायर कर लिया है या फिर टेक ओवर कर लिया है। तो इसी को बोलते हैं हम बेटा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये दोनों अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। पर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में बेटा ये बोला गया है कि अब हम पढ़ते हैं जो, तो उसमें हमारा अमलगमेशन और हमारा एब्जॉर्प्शन दोनों क्या होता है बेटा, सेम ही होता है। मतलब इनकी सेम ही अकाउंटिंग करनी पड़ती है, हमें अलग अलग नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब आगे से हम अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों को क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। ठीक है बेटा, तो देखो, अब देखो बेटा, जब भी आप कभी अमलगमेशन करते हो तो उसके दो टाइप होते हैं। या तो आप बोल सकते हो इन द नेचर ऑफ मर्जर, या फिर होता है बेटा हमारा इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, तो जब आप अमलगमेशन करते हो तो उसके दो मेथड होते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ अमलगमेशन।
ठीक है बेटा। तो एक तो होता है हमारा जिसे बोलते हैं हम इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ मर्जर, या फिर इसे हम दूसरा नाम इसका क्या होता है बेटा, पूलिंग इंटरेस्ट मेथड, पूलिंग इंटरेस्ट मेथड। और सेकंड होता है बेटा हमारा इन दी नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स होते हैं बेटा, ये दोनों टाइप होते हैं हमारे अमलगमेशन के। और इसका क्या होता है, इसको दूसरा नाम होता है बेटा परचेज मेथड। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अभी बस मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बेटा, आगे हम चीजें करेंगे। और ठीक है, मेथड ऑफ अमलगमेशन में हमने दो देखा बेटा, एक तो इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है, एक इन द नेचर ऑफ परचेज होता है। अब क्वेश्चन अराइजेस हियर इज कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन में ये वाले मेथड से करना है या ये वाले मेथड से करना है, राइट? यही तो क्वेश्चन कंफ्यूजन होती है बस एग्जाम में, कि हम कौन सा मेथड फॉलो करें। तो बेटा देखो, आपको यहाँ पर 5 कंडीशंस दे रखी हैं किसकी, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर ये पूरी की पूरी ये वाली, अगर ये पूरी की पूरी 5 कंडीशन जो है बेटा आपकी अगर सेटिस्फाइड हो जाती है, तो आप इन द नेचर ऑफ मर्जर पूलिंग इंटरेस्ट मेथड लगाओगे। ठीक है, बट अगर आपकी ये पांचों कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो आप क्या लगाओगे बेटा, आप लगाओगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो ये बात समझ आ गई बेटा कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। 5 स्ट्रिक्ट कंडीशन क्या है, ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो जितनी भी बेटा ट्रांसफरर कंपनी होंगी वो क्या करेंगी, अपनी एसेट और लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड कर देंगी, किसको, ट्रांसफरी कंपनी को। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं तो ये क्या होगा बेटा, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड अपने एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर कर देंगे, किसको, सी लिमिटेड को। ठीक है, फिर बोला है शेयर होल्डर्स होल्डिंग मोर देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बिकम शेयर होल्डर ऑफ द न्यू कंपनी। अब देखो बेटा, ये जो दो कंपनीज हैं, ठीक है, ये दो कंपनीज के अंदर वो शेयर होल्डर जिनके पास 90% से ज्यादा क्या है बेटा, शेयर्स है, 90% से ज्यादा क्या है बेटा, शेयर्स है, तो वो इस न्यू कंपनी के भी क्या होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे। दोबारा बताती हूँ, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के जो भी शेयर होल्डर्स होंगे जिनके पास 90% से ज्यादा शेयर्स होंगे, वो किसके शेयर होल्डर होंगे बेटा, सी लिमिटेड के भी शेयर होल्डर होंगे। ठीक है, आई बात समझ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला है बेटा, कंसिडरेशन इज पेड ओनली इन इक्विटी शेयर्स एक्सेप्ट फॉर फ्रैक्शनल शेयर्स। इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे मान लो ऐसे आ जाता है 35.3 शेयर्स, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हम कंसिडरेशन में नहीं लेते, हम बस कितने लेते हैं बेटा, 35 शेयर्स लेंगे। ठीक है, तो कंसिडरेशन जो भी पैसा पे होगा बेटा, बस उन्हीं इक्विटी शेयर्स को पैसा पे होगा जो कि हमारे एक्चुअल नंबर्स में। ठीक है, फ्रैक्शनल शेयर्स हम नहीं इंक्लूड करते। द सेम बिजनेस इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन। अब देखो, ए लिमिटेड एक बिजनेस कर रहा था और बी लिमिटेड भी सेम ही बिजनेस कर रहा था। ठीक है बेटा, तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, दोनों जो है बिजनेस क्या करने चाहिए बेटा, सेम करनी चाहिए। और जो थर्ड बिजनेस कर रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मैम जब ये दोनों ही सेम बिजनेस कर रहे हैं, फिर जो थर्ड कंपनी बनाई है वो भी सेम बिजनेस की है, तो फिर जरूरत क्या पड़ी इन लोगों को वो अमलगमेशन करने की। तो बेटा देखो, बहुत सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से इन्होंने अमलगमेशन कर लिया हुआ है। जैसे मान लो ये दोनों एक दूसरे के आपस में कॉम्पिटिटर्स है, या फिर इन लोगों का मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कहते हैं कि देख भाई तेरी गुडविल अच्छी है, मैं प्रोडक्शन अच्छा करता हूँ, मेरा ये अच्छा है, तेरा ये अच्छा है, तो हम क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मान लो आपको खाना बनाना अच्छा आता है और आपकी फ्रेंड को घर की सफाई करना अच्छा आता है, तो आप लोगों ने क्या करा बेटा, जब आप ट्रिप वगैरह पे गए, आपने बोला कि चलो एक ट्रिप पर चलते हैं आराम से, खाना तू बना ली और सफाई मैं कर लूंगी, काम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट घर में क्या कर दोगे बेटा, क्रिएट कर दोगे। ठीक है, तो वही सेम होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, अमलगमेशन पढ़ते हैं। एसेट एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यूज पे। ठीक है बेटा, तो इस मेथड में क्या होता है, जो भी एसेट और लाइबिलिटीज आप रिकॉर्ड करते हो वो एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं होती है, वो बस बुक वैल्यू पर होती है। मतलब हमें मार्केट वैल्यू से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हम बस ये देखेंगे कि हमारी एसेट और लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो आई होप ये 5 कंडीशन आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी बेटा। अगर ये पांचों कंडीशंस आपके क्वेश्चन में सेटिस्फाई है, तो आप जो अकाउंटिंग करोगे वो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली करोगे। बट अगर इन पांचों में से कोई एक भी कंडीशन, ध्यान से सुनो, कोई एक भी कंडीशन अगर अनसेटिस्फाइड है बेटा, तो आप क्या करोगे, इन दी
नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, अब देखो लिखा भी है यहाँ पे, इफ एनी वन ऑफ द 5 कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड इट रेटेड एज अ परचेज, द वन कंपनी इनिशियल बाय द अदर एसेट लायबिलिटी में बी रिकॉर्डेड एट फेयर और रिवाइज्ड वैल्यू। और जब आप परचेज मेथड फॉलो करोगे बेटा, तो आपको जो एसेट और लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी वो रिवाइज्ड वैल्यू पर करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें क्या था बेटा, हम बुक वैल्यू पे ही करते थे, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज्ड वैल्यू पे कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बेटा। ठीक है, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैंने देखा है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही तो वीडियो को लाइक करते हो बेटा। अगर वीडियो नहीं अच्छी लगती है, आपको लगता है कि कोई कमी है, तो आप मुझे बताया करो, क्योंकि बहुत एक्चुअल मेहनत लगती है। ठीक है, पढ़ाने में आपकी पीपीटी तैयार करो, फिर वीडियोस बनाओ। ठीक है, तो इसीलिए बेटा आप थोड़ा सा बस एक लाइक बटन ही तो दबाना है आपको, तो दबा दो। ठीक है, वैसे तो आप समझदार बच्चे हो। चलो, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग वही बेटा, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड, ये दोनों मैंने बता ही दिया है आपको। इधर बुक वैल्यू पर होता है, ठीक है, इधर एग्रीड और फेयर वैल्यू पे होता है। जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। इस केस में यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिजर्व ट्रांसफर होते हैं। ये सब मैं अभी आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगी तो बताऊंगी एक्चुअली डिटेल में कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस जो होता है परचेज कंसिडरेशन में, मैम परचेज कंसिडरेशन क्या होता है वो अभी हम पढ़ाएंगे। एडजस्टेड इन जनरल रिजर्व, और ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व में हो जाता है। रिकॉर्डेड नॉर्मली स्टैट्यूटरी रिजर्व, यहाँ पे एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट हम बनता है उसमें रिकॉर्ड करते हैं। अब ये क्या सारी चीजें हैं वॉट एवर मैम, ये तो ऊपर से चला गया, वो अभी मैं बताऊंगी। वो सारी चीजें आप बस मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, मैं आज आपको यहाँ पर भेजूंगी बेटा, आप जब ये वीडियो एंड तक देख लेंगे तो आपके पास एक बल्क ऑफ नॉलेज होगी जो रेडी हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं बेटा हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। देखो अमलगमेशन समझ आ गया, अमलगमेशन के मेथड समझ आ गए, कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है ये भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा परचेज कंसिडरेशन। अब मैम ये परचेज कंसिडरेशन तो सुना सुना सा लग रहा है, सुना सुना सा लग रहा है, तो चलो रिकॉल करो कहाँ पर पढ़ा था। ये हमने पढ़ा था बेटा इशू ऑफ शेयर में। कहाँ पढ़ा था, इशू ऑफ शेयर्स में, राइट है ना, याद आ गया ना। चलो वेरी गुड। देखो बेटा, परचेज कंसिडरेशन बेसिकली वो प्राइस होता है जो हम पे करते हैं। अब कौन पे करते हैं, देखो जैसे हमने बोला था ए लिमिटेड है बेटा और बी लिमिटेड है। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने एक कंपनी बनाई बेटा सी लिमिटेड। ठीक है, अब देखो ये दोनों कंपनी क्या हो रही है बेटा, सोल्ड हो रही है। ठीक है, और सी लिमिटेड जो है वो क्या कर रहा है, बेसिकली तो परचेज हो रहा है। सी लिमिटेड क्या कर रहा है, इन दोनों कंपनीज को परचेज कर रहा है। तो ये दोनों कंपनी क्या ऐसे ही परचेज हो जाएंगी, ऐसे ही सोल्ड हो जाएगी, नहीं ना। सी लिमिटेड क्या करेगा बेटा, इन दोनों को एक पेमेंट करेगा, उसी पेमेंट को, उसी पैसे को हम क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। तो बेसिकली बेटा जब भी आप कुछ खरीदते हो और सामने वाले को आप उस प्रोडक्ट के बदले, उस सर्विसेज के बदले, ठीक है, उस बिजनेस के बदले जो भी पैसा देते हो वो सब क्या हो जाता है हमारे लिए, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो देखो परचेज कंसिडरेशन मींस द प्राइस पेबल बाय द ट्रांसफरी। ट्रांसफरी कौन होता है बेटा, परचेजिंग और वेंडिंग कम्युनिटी, कंपनी टू द ट्रांसफर वेंडर जो सेल कर रहा होता है, कंपनी फॉर टेकिंग ओवर इज बिजनेस। ठीक है बेटा, तो मान लो ए ने बी का इधर समझाती हूँ, ए ने क्या करा है बेटा, ए ने बी का बिजनेस टेक ओवर कर लिया, तो ए क्या करेगा, इसको पैसे देगा, और वो जितनी पेमेंट करेगा बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो परचेज कंसिडरेशन को भी कैलकुलेट करने के हमारे पास चार मेथड होते हैं, लमसम, नेट एसेट, नेट पेमेंट और इंट्रिंसिक वर्थ मेथड, उसको स्वैप मेथड भी बोलते हैं। देखो लमसम पेमेंट का तो सिंपल मतलब है बेटा, ए ने बोला कि ना मैं तुम्हारा बिजनेस 10 लाख रुपए का खरीदूंगा, बी ने कहा कि ठीक है 10 लाख रुपए पे खरीद लो, तो ए ने क्या करा, सीधा सीधा 10 लाख रुपए बी को दे दिए। इसमें कोई आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। मैं बोलूंगी कि मैं अपना बिजनेस आपको 20 करोड़ में दूंगी, तो आप मुझे 20 करोड़ दे दोगे, हाथों हाथ लमसम। तो ये होता है बेटा लमसम, जब हम अपनी पेमेंट क्या करते हैं, हाथों हाथ दे देते हैं। अब नेट एसेट मेथड में क्या होता है, देखो नेट एसेट क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, जब आप क्या करते हो बेटा, टोटल एसेट में से आउटसाइड लाइबिलिटी को माइनस कर देते हो तो आपकी क्या आ जाती है, नेट एसेट आ जाती है। तो सिंपल आप जब ऐसे कर देते हो तो आपको क्या निकल जाता है बेटा, परचेज कंसिडरेशन निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा नेट पेमेंट मेथड, या फिर इसको हम टोटल पेमेंट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको करवाऊंगी। इंट्रिंसिक वर्थ मेथड, वो हमने जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर और वैल्यूएशन ऑफ शेयर में हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सीखा था ना, ये सेम टू सेम वही है जो हमारा सेकंड था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है बेटा तो चैनल पे जाके वो वीडियोस भी जरूर देखिए। मैंने ऑलमोस्ट आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सारा सिलेबस पढ़ा दिया है। ठीक है, आप इतना भी कर लोगे ना,
फुल डेडिकेशन के साथ, तो आपके अच्छा एग्जाम चला जाएगा। ठीक है बेटा, चलो। तो सबसे पहले लमसम मेथड में क्या है बेटा, द प्रॉब्लम में डायरेक्टली मेंशन द स्पेसिफिक अमाउंट टू बी पेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द ट्रांसफीरियर कंपनी। अब चलो मुझे जल्दी से बताओ, ट्रांसफरी कंपनी कौन सी होती है, ट्रांसफरर कंपनी कौन सी होती है, बताओ बताओ, चलो कॉमेंट में लिखो जल्दी से। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, इफ यामिनी लिमिटेड टेक ओवर अंशिता लिमिटेड फॉर 50 लाख, द परचेज कंसिडरेशन इज रुपीज 50 लाख, नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा, यामिनी लिमिटेड थी, उसने अंशिता का बिजनेस टेक ओवर कर लिया, तो अब जब अंशिता यामिनी को पैसा देगी तो वो कितना दे देगी, 50 लाख, तो यही क्या हो गया, परचेज कंसिडरेशन। इजी पीजी, सो इजी मैम, सो इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेट एसेट मेथड। वो अभी मैंने बताया, अंडर दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन अराइव बाय एडिंग द एग्रीड और मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट टेकन ओवर। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, जितनी भी एसेट्स होती है हमारी, वो माइनस क्या कर देते हैं, लाइबिलिटीज। ठीक है, माइनस क्या कर देते हैं बेटा, लाइबिलिटीज। तो जो हमारी नेट एसेट आती है वही हमारा क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन। देखो यहाँ पे मैंने आपको लगा रखा है बेटा, जितनी भी हमारी एसेट्स थी, गुडविल है, जितनी भी टेक ओवर करिए, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बीआर, कैश। ठीक है, माइनस कर दी जितनी भी हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज थी। ठीक है बेटा, फिर हमारा क्या आ गया, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, अब इसी पे मैं एक क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ आपके लिए, वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बाकी दो मेथड नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी ये आप क्वेश्चन देखो और देखो परचेज कंस्ट्रक्शन निकल तक है। अमल कमीशन की आपकी बेटा अच्छी खासी वीडियोस आएंगी, क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं याद रखने के लिए भी, समझने के लिए भी। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बीच में हो जाता है समटाइम्स ना बेटा कि टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बहुत कंटिन्यू रहूँ। ठीक है, और आपको एग्जाम तक मैं सारी चीजें प्रोवाइड कर दूँ। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीजें छूट गई है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, एक बच्चे ने बेटा मुझे मैसेज किया था वैल्यू एडेड स्टेटमेंट और वो करवाने के लिए, तो बेटा वो देखो मैंने ना बुक में भी देखा, आपके बुक में भी वो नहीं है। ठीक है, और मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज में देखा है, मुझे ना वो मिला नहीं। तो अगर उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ मिलता है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वो मुझे भेज दिएगा। ठीक है, तो फिर मैं उस हिसाब से करवा दूंगी। वैसे आई डोंट थिंक सो, मैंने आपके एग्जाम्स का भी देखा है प्रीवियस ईयर के, मुझे कुछ दिखा नहीं। ठीक है, तो आप वो मुझे एक बार बता देना बेटा, जैसा भी होगा फिर मैं आपको एग्जाम से पहले करवा दूँ। ठीक है, The following balance have been taken from the books of Bhavna Limited as at 31st of March 2013। अब देखो बेटा, ये सारे आपको क्या दे रखे हैं, ये सारे आपको लाइबिलिटीज दे रखी हैं और ये सारे आपको एसेट्स दे रखे हैं बेसिकली। ठीक है, तो चलो अब हम लिखते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, क्वेश्चन में हमें बोला है साक्षी लिमिटेड इंटेंस टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो देखो साक्षी लिमिटेड क्या कर रही है, टेक ओवर कर रही है। तो ये जो होगी वो हमारे लिए क्या है बेटा, ट्रांसफरी है ना। ये क्या है हमारे लिए, ट्रांसफरी, क्योंकि ये कौन है बेटा, ये हमारी है परचेजिंग कंपनी जो परचेज कर रही है। ठीक है बेटा, तो देखो क्या है, बिल्डिंग एट रुपीज 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, और ये क्या है, इन सबकी रिवाइज्ड वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन बेटा हमने गुडविल में और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में भी करे हुए हैं। ठीक है, फिर आपको फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है, इन्वेंट्री की दे रखी है, डेटर्स दे रखे हैं 10% फॉर डाउटफुल डेट्स, गुडविल फाउंड टू बी निल, मतलब गुडविल की वैल्यू कितनी है, 0। लाइबिलिटीज की 26,000 अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फॉर एक्चुअल लाइबिलिटी है। देखो मुझे तो ऐसा ही बिल्कुल याद आ रहा है कि ऐसा तो क्वेश्चन हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में भी किया है ना। आपको याद है कि नहीं, कमेंट करके बताओ। चलो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड एट रुपीज 15,000 आर टू बी बोर्न बाय द साक्षी लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड इन कैश, बैलेंस टू बी पेड इन इक्विटी शेयर ऑफ साक्षी लिमिटेड 100 पर शेयर। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है। चलो, अब हम कर निकालते हैं बेटा अपना परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं परचेज कंसिडरेशन। आई होप आप लोगों ने बेटा वो उतार लिया होगा, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहती हूँ क्वेश्चन नोट कर लिया करो, बार बार वहां जाना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है और बेटा टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है। ठीक है ना, आपके पास इतना टाइम है और ना मेरे पास, राइट। चलो डन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट लिख लिया, सबसे पहले आप लिखोगे बेटा यहाँ पे एसेट्स टेकन ओवर, जितने भी आपने एसेट टेक ओवर करी है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। तो देखो कौन कौन सी एसेट्स आपने टेक ओवर करी है, आप क्वेश्चन में जाके देखोगे तो आपने बिल्डिंग टेक ओवर करी है बेटा, और बिल्डिंग का अमाउंट देखो एडजस्टमेंट में कितना गिवन है, 2 लाख में। ठीक है, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा जैसे हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर में किया था। नेक्स्ट है अपना बेटा प्लांट एंड मशीनरी विच इज 4,65,000। ठीक है बेटा, फिर आप यहाँ पे लिखो फर्नीचर
फर्नीचर की वैल्यू कितनी है बेटा 36,000। अब देखो बेटा आप लोग इतने टाइम हो गया मेरे साथ पढ़ते पढ़ते, तो ये शॉर्ट फॉर्म मैं लिखती हूँ, आपको नहीं लिखनी है ना। हाँ, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम किस पे लिखेंगे बेटा, एट मार्केट वैल्यू पे, राइट। तो विच इज 90,000, ये सारी रिवाइज्ड वैल्यू है हमारी, ठीक है बेटा। फिर हम लिखेंगे स्टॉक इन्वेंट्रीज, और जिनका नहीं दिया हुआ है उनकी आप बुक वैल्यू ही लिख सकते हो, ठीक है, 1,20,000। फिर हमारे को क्या बोला है बेटा, डेटर्स है हमारे। अब देखो बेटा, डेटर्स जो दे रखे हैं हमें वो कितने दे रखे हैं, क्वेश्चन में चेक करो। डेटर्स हमें दे रखे हैं 3,12,000। 3,12,000 में से हमें बोला है 10% का प्रोविजन बनाना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 3,12,000 का 10% प्रोविजन निकाल लेंगे। अब वो प्रोविजन कितना आएगा बेटा, 31,200, 31,200 सॉरी, ठीक है। तो अब आप 3,12,000 में से इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर वुड बी 2,80,800, क्योंकि आप लोगों को पता ही है ना बेटा, डेटर्स में से प्रोविजन हमेशा क्या कर देते हो आप, माइनस कर देते हो, ठीक है। तो वही मैंने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, ठीक है बेटा। अब फिर हम लिखते हैं अपना बिल्स रिसीवेबल। हमारा बीआर कितना गिवन है बेटा क्वेश्चन में, 45,000, ठीक है। डन, आ गई बेटा बात समझ। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें देखना है बेटा हमारे पास और क्या गिवन है। हमें गिवन है यहाँ पे कैश इन हैंड है बेटा, कैश एट बैंक है, ठीक है। कैश इन हैंड लिख लेते हैं, कैश इन हैंड 55,000 था, ठीक है। और लिख लेते हैं कैश एट बैंक विच इज 1,11,000। सब लोग बेटा कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, ठीक है। आप लोग के लिए ही तो लिखवा रही हूँ मैं, ठीक है। तो जब अगर मैं देखूंगी तो मेरे टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, हमारे टोटल एसेट जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो एज पर माई कैलकुलेशन 14,02,800 ये आ जाए, ठीक है। तो ये हमारी सारी टोटल एसेट्स हमने कर ली। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, इसमें से हम लेस कर देंगे बेटा अपनी सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है बेटा। क्या लेस कर देंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज में सबसे पहले हम माइनस क्या करेंगे बेटा, क्रेडिटर्स, ठीक है। तो क्रेडिटर हमारे कितने बेटा, 2,25,000, तो माइनस कर दो ये 2,25,000। इसको आप इनर कॉलम में भी लिख सकते हो, आउटर में भी लिख सकते हो, देखो कोई ऐसा वो नहीं है स्पेसिफिकेशन, आप कैसे भी लिख सकते हो, आपका बस आंसर आना चाहिए, बस गंदा मत लिखना, ढंग का लिखना थोड़ा सा, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्या शो करते हैं बेटा, नेगेटिव शो करते हैं, ठीक है। ये आ गया अपना प्रोविडेंट फंड। अब मैम गुडविल क्यों नहीं लिया था, आपको पता है बेटा गुडविल हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुडविल को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये हो गया अपना 1,10। फिर उसके बाद अपना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ था बेटा, ठीक है, 26,000 का, कहाँ पे, एडजस्टमेंट्स में, ठीक है। तो ये भी हमने क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया है बेटा आपको, ये 40,000। तो ये माइनस कर देंगे 40,000। नेक्स्ट आपको दिए बेटा 10% डिवेंचर्स, ठीक है, ये भी माइनस कर देंगे आप। बैंक लोन वगैरह होता वो भी माइनस कर देते, ठीक है। तो डिवेंचर कितने दे रखे हैं अपने को, 1,00,000, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप क्या कर दोगे बेटा, माइनस कर दोगे, ठीक है। नोट करते जाओ साथ के साथ। तो जब आप इसमें से अपने 14,02,800 में से इन सारी फिगर्स को माइनस करोगे तो योर आंसर वुड बी बेटा 8,66,800। तो ये अल्टीमेटली जो आया है वो क्या आ गया बेटा, आपका परचेज कंसिडरेशन। ये क्या आ गया आपका, परचेज कंसिडरेशन। तो आई होप बेटा ये आपको परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे निकालना आ गया होगा कि कैसे आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना है, बाय यूजिंग नेट एसेट मेथड, ठीक है बेटा। तो बाकी के मेथड जो है बेटा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। परचेज कंसिडरेशन आपको निकालना आना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर परचेज कंसिडरेशन निकलेगा तभी तो आगे आप जर्नल एंट्रीज वगैरह कर पाओगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है। और बने रहिए हमारे चैनल पे, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाती हूँ। थैंक यू सो मच।